नमस्कार बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर पर मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा जी इज़ द सफिशिएंट कंडीशन टू एनालाइज दैट द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था और बोला था कि अभी थोड़ा और समझाना चाहता मैं इस पर, तो जरा देखो ट्रिक की हेल्प से इसको समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बात रहेगी। प्लस और प्लस हो दोनों क्वेश्चन में, दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हमें पता चलेगा ना। तो दोनों अगर प्लस प्लस हो, प्लस प्लस मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। किससे ज़्यादा टेम्परेचर पर? इक्विलिब्रियम से ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और इक्विलिब्रियम से कम टेम्परेचर पर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? ठीक, ओके। अगर दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव मतलब और नेगेटिव मतलब कम, कम मतलब लोअर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस। किससे लोअर? तो इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर आएगा ना, उससे कम टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम से कम पे स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा पर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? अगर डेल्टा एच प्लस है और डेल्टा एस माइनस है तो ये ओवरऑल प्लस हो गया, दोनों ही प्लस प्लस। अब टी चाहे कम रखो चाहे ज़्यादा रखो, डेल्टा जी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है, और डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव तो प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। मतलब ऐसा कोई भी टेम्परेचर नहीं हो सकता जिसमें दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो सके, क्योंकि दोनों वैल्यूज पास पॉजिटिव हो गई, इक्विलिब्रियम नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, तो अगर इसको पॉजिटिव लिया तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। मतलब दोनों ही नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो टेम्परेचर को कुछ भी रखो यार, ओवरऑल नेगेटिव ही आना है। ओवरऑल क्या आना है? नेगेटिव ही आना है। तो हर टेम्परेचर पे प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो इन दो पे याद रखना जरूरी है। प्लस प्लस ज़्यादा मतलब इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लो, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। माइनस माइनस मतलब कम, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लो, उससे कम टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? ये जो भी बात मैंने बोला इसको समझो जरा एक बार और। मैंने कहा कि क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में डेल्टा एच की कोई पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा एस की भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ है ना? हाँ, ओके। अब क्वेश्चन कहता है कि अबव which टेम्परेचर प्रोसेस विल बी spontaneous, above which temperature process will be spontaneous। ऑप्शन है 1000 केल्विन, 1200 केल्विन, 800 केल्विन, 500 केल्विन। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एट विच टेम्परेचर, दोनों में फर्क समझना, यहां किसके ऊपर, और यहां एग्जैक्ट पूछा, एट विच टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और उसने ऑप्शन से सेम रखे, 1000 केल्विन, 1200 केल्विन, 800 केल्विन एंड 500 केल्विन। क्लियर? तो मैं कैसे इसे सॉल्व करूंगा? मैं कहूंगा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी का फार्मूला बताओ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी जीरो मतलब टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ से टी आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस टी। अब ये टी कौन सा टी है? इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है। कहाँ का टेम्परेचर है? इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर। मान लो ये 1000 केल्विन आया, वैल्यू रखी 1000 केल्विन आया, तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर 1000 केल्विन आया, दोनों प्लस प्लस है, मतलब इक्विलिब्रियम से ज़्यादा टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर आया ना, इससे ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो, दोनों प्लस प्लस, अभी सिखाया था। इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आया, इस इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से ऊपर हर टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, अबव विच टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। आंसर 1000 केल्विन के ऊपर। 1100 भी हो सकता है, 1150 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 1400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1000 केल्विन के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगला कहता है कि एट विच टेम्परेचर, दोनों फर्क है, अबव विच तो 1000 के ऊपर, एट विच मतलब 1000 के ऊपर किस टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन पे गौर करो, 1000 के ऊपर, तो अबव विच नहीं एट विच पूछा है, तो 1000 के ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा उसी में स्पॉन्टेनियस होगा। ये सब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर क्या? 1200 केल्विन। तो ये लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज अबव विच टेम्परेचर तो 1000 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर तो 1200 केल्विन टेम्परेचर। और अगर ये पूछ लेता कि किस टेम्परेचर पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, तो लिखा तो है 1000 केल्विन पे प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा।
कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर, ओके। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं टॉपिक को आगे मूव करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन, रुको इसे बदलता थोड़ा सा, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्रे एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिश्ता होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो एक देखो रिश्ता होता है थर्मोडाइनमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये सब लोग याद करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है प्लस 2.303, ये इस पर मैं न्यूमेरिकल ले लूँगा लेकिन अभी पहले शुरुआत करने दो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, क्यू रिएक्शन कोसेंट कहलाता है। क्यू क्या कहलाता है? रिएक्शन कोसेंट। ये फार्मूला भी सभी को लर्न होना चाहिए, याद करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब मान लो एक रिएक्शन है गैस फेस में, A mole of A react with B mole of B is in equilibrium with C mole of C plus D mole of D। ये क्या लिखा यार? D mole of D। तो ये जो Q है ना, Q का नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा पढ़ाया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसके बारे में जाना होगा, अभी फिर से जान लो। Q को रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। रिएक्शन कोसेंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, समझा? अगर ध्यान से समझना, क्यू एक्चुअली में होता क्या है, अगर इन सभी का कंसंट्रेशन दिया है तो इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस समय ये क्यूसी कहलाएगा। और क्यूसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सी और डी है, concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D डिवाइड बाय concentration of A raised to the power A, concentration of B raised to the power B। क्योंकि सभी गैसियस है, अगर इनमें से कोई सॉलिड या लिक्विड होता तो उसका एक्टिव मास 1 ले लिया जाता। जिसको नहीं समझता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो। और अगर इन सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया है तो Q होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, उस समय क्यूपी कहलाता। और क्यूपी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है सी रेस टू द पावर सी साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस टू द पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस टू द पावर बी। तो Q इज द रिएक्शन कोसेंट, Q एट गिवन कंसंट्रेशन QC होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q एट गिवन प्रेशर QP कहलाता है, इट इज अ रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो Q दो टाइप का हो सकता है, QC भी बोल सकते हैं और QP भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक? नहीं। चलो आगे देखो, अब बात की जा रही है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जा रही है ना। तो एट इक्विलिब्रियम, प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने आपको पढ़ाया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 होता है। और अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा। उस समय जो रिएक्शन कोसेंट है ना, यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। रिएक्शन कोसेंट ही क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आया इतना? अगर रिएक्शन कोसेंट QC था तो वो के इक्विलिब्रियम मतलब KC कहलाएगा। और अगर ये QP होगा तो ये KP कहलाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है, गिवन कंसंट्रेशन KC कहलाता है, गिवन प्रेशर KP कहलाता है। वैसे Q भी दो टाइप का, QC QP, के इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का, KC KP। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो QC ही KC है और QP ही KP है। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, क्लियर। डेल्टा जी 0 है इक्विलिब्रियम में, तो डेल्टा जी को 0 कर दो, तो यहाँ से फार्मूला मिलेगा मुझे, डेल्टा जी नॉट को इधर लेकर आओ, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग Q की जगह के इक्विलिब्रियम। अब ये KC भी हो सकता है, KP भी हो सकता है। क्लियर? तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। और ये फार्मूला जो है ये सभी को लर्न होना चाहिए। इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। क्लियर? तो याद करो फार्मूला मेरे साथ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। रुको थोड़ा अरेंजमेंट सही करता। ठीक है, देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अब आगे समझो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो लॉग ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये जीरो हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जीरो हुआ, हाँ या ना? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अरे यार जीरो कहाँ से यार, 1 ले रहे हैं ना हम लोग। के इक्विलिब्रियम अगर 1 हुआ, 1 तो लॉग 1 कितना हो जाता है? जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा। और अगर के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हुआ, ये कंडीशंस हैं जो पता होनी चाहिए। के इक्विलिब्रियम अगर लेस देन 1 हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ये एक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये लेस देन 1 है, लॉग लेस देन 1 निगेटिव होता है, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। ये एनालिसिस है। अब इसको कोई याद थोड़ा ना करना पड़ता है यार, फार्मूला याद करो, ये एनालिसिस अपने आप आ गई। फार्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 तो ये नेगेटिव होगा, इक्वल टू 1 ये जीरो होगा, लेस देन 1 ये पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया सभी को? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूले का यूज करके हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक रिलेशन निकाला था। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NF E0 ऑफ शेल। आज ही तो सॉरी कल ही तो सिखाया प्रीवियस लेक्चर पे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू -2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। माइनस से माइनस संपला हो गया, यहाँ से E0 ऑफ द शेल निकालो तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन NF। 2.303 RT कहाँ गायब हो गया? RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये पूरा एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जब हमने प्लेस करी तो E0 ऑफ द शेल इज इक्वल टू आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बनते हैं। E0 ऑफ द शेल आया 0.0591, कुछ लोग यहाँ 2 भी लिखते हैं, अपॉन N लॉग के इक्विलिब्रियम। ये भी रिलेशन इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं हम। कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रो में, जो यहीं से निकल के आता है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम एंड E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय N लॉग के इक्विलिब्रियम। N क्या है? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E0 ऑफ द सेल तो सिखाया मैंने, E0 ऑफ द सेल निकालते E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। यस, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। क्लियर हो गया इतना? तो ये भी फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 फार्मूलाज मस्ट बी लर्न। चलो करता हूं मैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। क्यू कैसे निकालते हैं आपको सिखाया गया है। दूसरा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन है विच मस्ट बी लर्न। And this one is E0 of the shell is equal to 0.0591 divided by N log K equilibrium. It is a relation between standard cell potential and equilibrium constant. समझ गए मुलगा? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नहीं। ओके, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो जरा आगे देखो। अब आधे कहेंगे सर आगे क्या देखना है, मैं कहूँगा देखो अभी तो बहुत कुछ बाकी है यार, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जरा देखो फार्मूला बताओ किसका, डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिश्ता बताओ। ये रिश्ता कहलाता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, या फिर सिर्फ के लिख दो चलेगा। एक काम करो, -2.303 लॉग की जगह ln लिखो, -RT ln के इक्विलिब्रियम। यहां से ln के इक्विलिब्रियम निकालो तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। यहाँ से के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू निकालो, ln उधर जाएगा, मतलब e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। कभी कभार ऐसा भी लिखा हो सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, यस दिस रिलेशन इज ट्रू। तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं रिफर नहीं करूंगा कि आप इसे याद करें, लेकिन ऊपर से रीजनिंग तो कर सकते ना यार। नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? नहीं। ओके,
अब इसी के बाद ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। इसी में एक इक्वेशन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉन्ट हाफ इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक में काम आएगी। थर्मो में भी काम आना है इसको, और इक्विलिब्रियम में भी काम में आना ही आना है। इलेक्ट्रो में भी काम आती है वॉन्ट हाफ इक्वेशन, ठीक है। तो जरा देखते हैं वॉन्ट हाफ इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है। तो वॉन्ट हाफ इक्वेशन हमें बताता है टेम्परेचर का इफेक्ट ओवर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक। आप अगर इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर पढ़ गया है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही बेशरम होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने की औकात सिर्फ टेम्परेचर के पास है। किसके पास है? टेम्परेचर। प्रेशर, सुनना क्या बोल रहा, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट। प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते फॉर अ गिवन रिएक्शन। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर को बदला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है। याद रखो, इक्विलिब्रियम, रेफर द टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपने और नहीं भी पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम तो अभी तो समझा रहा हूँ ना मैं कि के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर ऑलमोस्ट या एग्जैक्ट बराबर हो सकता है। अगर मैंने किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या फिर बराबर भी रह सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा, यही वॉन्ट हाफ इक्वेशन समझाती है। कौन इक्वेशन समझाती है? वॉन्ट हाफ इक्वेशन। तो फिर से आ जाओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। उसमें दो केस बनते हैं, वो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज affected with the help of a temperature. If temperature change, equilibrium constant change for a particular reaction. Temperature increases, the equilibrium constant may increases or decreases or remains the same. This effect was described by वॉन्ट हाफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया? वॉन्ट हाफ इक्वेशन से। देखो कैसे डिस्क्राइब किया गया। एक रिलेशन तो आप सब जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ या ना? हाँ। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, क्लियर। और डेल्टा जी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले लेते हैं, चलो स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू अभी अभी तो तुमने पढ़ा ना, ये पढ़कर ही तो आ रहे हैं ना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, वही है डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पटक दो। समझ में आया? ठीक है, लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम वर्ड हटा रहा मैं, बार बार वही नहीं लिखूंगा। इज इक्वल टू, ये लिखा है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। एक काम करो, पूरे को आर टी से डिवाइड कर दो, माइनस आर टी से डिवाइड करो। माइनस आर टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। माइनस आर टी से डिवाइड कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर। डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं एल एन के क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर। ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन कहलाती है वॉन्ट हाफ इक्वेशन। वॉन्ट हाफ इक्वेशन चेक करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है हमको? अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ एल एन के वर्सेस 1/t, एल एन के वर्सेस 1/t, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखो कैसे, इट इज अ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ग्राफ देखो जरा,
पहला ग्राफ, और ये ग्राफ बना किसके किसके बीच में रहे, हम ग्राफ बना रहे हैं ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ डिजाइन किया जा रहा है। अब इसमें पहला केस क्या लिया, पहला केस ये लिया है कि इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन कैसी है मिलगा, एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो उसके पहले माइनस लगा है, तो जो स्लोप आएगा माइनस एंथैल्पी, स्लोप क्या होगा 1/t का कोफिशिएंट, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। फिर से एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पहले माइनस लगा है तो ये स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा, दिस इज ln k, दिस इज 1/t, दिस इज इंटरसेप्ट डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर, और इट विल बी द ग्राफ जिसका स्लोप नेगेटिव आएगा और स्लोप होगा माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय आर। समझ गया। सेकंड केस मैंने लिया कि इफ रिएक्शन इज इंडो नहीं है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, और एक माइनस पहले से लगा, माइनस माइनस कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। This is ln k, this is 1/t, and again this is intercept delta s naught divided by r। स्लोप पॉजिटिव ग्राफ ऐसा जाएगा, और स्लोप इसका अभी भी कितना होगा, माइनस इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पर स्लोप ओवरऑल नेगेटिव हो गया था फॉर एंडोथर्मिक, यहाँ पर स्लोप ओवरऑल पॉजिटिव हो गया फॉर एक्सोथर्मिक। बोलो सही की गलत, सही, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये जो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन के जो ग्राफ है फॉर इंडो और एक्सो, इसमें जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो किसकी वैल्यू देगा, तो इंटरसेप्ट डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई आर है, मतलब इंटरसेप्ट से हमको इंट्रॉपी पता चलेगी, डेल्टा एस नॉट पता चलेगा, मतलब इंट्रॉपी चेंज पता चलेगा। और जो इस ग्राफ के स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप कितना, माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर। इस स्लोप से अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दूं तो एंट्रोपी चेंज पता चल जाए, अगर स्लोप की वैल्यू दे दूं, आर तो पता ही है, तो मुझे डेल्टा एच नॉट मतलब इंथैल्पी चेंज पता चल जाएगा, इंथैल्पी चेंज पता चल जाएगा। बोलो सही की गलत, सही, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक नहीं। तो इंटरसेप्ट की हेल्प से एंट्रोपी चेंज पता चलता और स्लोप की हेल्प से इंथैल्पी चेंज पता चलता। कोई डाउट है यहाँ तक नहीं। छाप लो सब लोग, इसको मैंने अरेंज करके रख दिया, पूरा दिखाई दे रहा है एक साथ। ये जो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये थोड़ी देर में अभी इसी पे बवाल करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एक काम करो, टेम्परेचर को बदलो, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होगा, टेम्परेचर को बढ़ा के T2 कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो जाएगा, T1 K1 T2 K2, दो इक्वेशन आ गई, हाँ या ना, हाँ। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो। आपको समझ में आ रहा है, इधर कुछ नहीं बदल रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फार्मूला आता है ना, फार्मूला वो ये आता है, कहाँ आता है, ये आया, ये आया, ये देख रहा है ना, ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है ln K2/K1, दो इक्वेशन बनी थी ना, सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों को, ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसी को लॉग के टर्म पर लिखना चाहते हो तो यहाँ 2 यहाँ पे लॉग कर दो, यहाँ पर 2.303 कर दो। आप समझते हो ऐसा क्यों होता है, तो ए भी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन ही है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन ही है एट कब, टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये भी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन ही है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। बात समझ में, याद करो फार्मूला, ln K2/K1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर हो गया, ठीक है। आप समझते हैं कि टेम्परेचर के बदलने से ये कैसे अफेक्ट होता। तो मैंने कहा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच नॉट जो है, कौन है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा,
अब आप समझ रहे हो कि अंदर हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 बड़ा है T1 से। आप यू नो दैट कि इन दिस केस T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर को बढ़ाया है हमने, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी। T2 बड़ा है T1 से, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, समझदार हो। यहाँ T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 बड़ा है T1 से, ये वैल्यू पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, log ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। मतलब ये समझ में आ रहा है आपको क्या? ln k2 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू प्लस ln k1। दैट मीन्स कि K2 कैसे आ रहा है? K1 में कुछ जुड़ के आ रहा है। दैट मीन्स कि K2 इज बड़ा देन K1। K2 इज बड़ा देन K1 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हुआ। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो चालू करो। इसी से ले शैतालिये प्रिंसिपल, जिसे आप ला चैटेलियर प्रिंसिपल या ला शैतालिये प्रिंसिपल बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में बनता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते जाओ गौर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव होता है। ये निगेटिव आ गया तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। दैट मीन्स कि ln k2 इज इक्वल टू नेगेटिव प्लस ln k1। मतलब कि ln k1 की वैल्यू में कुछ घट के ln k2 आ रहा है, मतलब k2 इज लेस देन k1। K2 इज लेस देन K1 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हुआ। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तीसरा, इफ फॉर रिएक्शन नको इंडो ना ही एक्सो, रिएक्शन ना तो इंडो है ना ही एक्सो, मतलब डेल्टा एच कितना होगा उसका? डेल्टा एच जीरो होगा। डेल्टा एच जीरो हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि ln k2 इज इक्वल टू ln k1। दैट मीन्स कि k2 इज इक्वल टू k1। k2 इज इक्वल टू k1 मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट चेंज्ड, सेम रहेगा। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, एंड इफ द रिएक्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव नो इफेक्ट। समझ गया इतना? कोई डाउट है बेटा किसी को यहाँ तक? नहीं। तो यही तो मैंने कहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the equilibrium constant, effect of temperature on equilibrium constant is described by want of equation, अब ये जो want of equation आपने पढ़ी at two different temperature, ये वाली इक्वेशन, इसको डेराइव्ड करने का एक और तरीका है। अब वो तरीका ना भी बताऊं तो चलेगा, लेकिन उसमें एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन सबको याद होना चाहिए, इसलिए वो तरीका लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी। अभी दोनों ही वांट ऑफ इक्वेशन है, दोनों ही, ये भी वांट ऑफ है, ये भी वांट ऑफ है। ये दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट ये वाली वांट ऑफ इक्वेशन, इसे मैं डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? ठीक है, तो जरा देखो यही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको देखो, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो चालू कर दो, डी बाई डी टी ln के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर, ये तो कांस्टेंट हो गया, डी बाई डी टी, और ये 1/t लिखा ही है, 1/t प्लस 1/r d/dt डेल्टा एच नॉट। समझ में आ गया? जो फर्स्ट इक्वेशन थी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके वो वांट ऑफ इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी बाई डी टी ln के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर। अब आप ये समझते हो यार, डी बाई डी टी 1/t, ये ऊपर जाएगा t की पावर -1, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा, और t की पावर -1 मतलब ये 1/t² हो जाएगा बेसिकली।
अब मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता है, दो कौड़े की बकवास बात है। +1/t d/dt डेल्टा एस नॉट टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, वो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो। समझ में आ रहा है इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब मैं इसको ऐसे रख देता। अब आगे देखो, यहाँ से मुझे मिलेगा, पूछो क्या मिलेगा, d/dt, दिस इज ln k इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर, डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर टी स्क्वायर। ये जो रिश्ता है ना टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इन डिफरेंशिएशन फॉर्म, इट मस्ट बी लर्न। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ ये होता है। एग्जैक्ट ये फार्मूले बच्चे याद नहीं रख पाते, लेकिन छोटा छोटा सा आप कोशिश करो याद रखने की, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई जरिया नहीं आपके पास। ये भी पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये भी उसकी एक इक्वेशन हो सकती है। इसे भी मैं वांट ऑफ इक्वेशन बोल सकता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म पर। किसके फॉर्म पर? डिफरेंशिएटेड वांट ऑफ इक्वेशन। क्लियर? आगे बढ़ो। डी ln k इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई आर 1/t स्क्वायर, और dt को उधर लेके गया, dt। आपने पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, तो आप इंटीग्रेट करो। टेम्परेचर बदल रहा है T1 से T2, तो K बदल रहा है K1 से K2। टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, तो K कहाँ से कहाँ जा रहा है? K1 से K2। अब मैं अब इसे इंटीग्रेट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ से आ जाएगा, अरे यार इंटीग्रेशन अब डी ln k क्या हो जाएगा, ln k लिमिट अप्लाई करो तो ln k2/k1, वही फार्मूला आ जाएगा, इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये देखो वही तो आ गई वांट ऑफ इक्वेशन जो थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। यही तो है ना वांट ऑफ इक्वेशन फॉर टू टेम्परेचर्स। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो यही इक्वेशन थोड़ी देर पहले भी हमने निकाली थी, यही इक्वेशन हमने पहले भी निकाली थी, यही इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके भी निकाली। फर्स्ट इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट किया, बाद में उसमें लिमिट लगाकर उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। बात समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? नहीं। क्लियर? तो एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहाँ तक, न्यूमेरिकल सिर्फ इस पर बनेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। बाकी हाँ इस पर भी बनेगा, डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय, लेकिन ये इलेक्ट्रो में बनेगा, लॉग के इक्विलिब्रियम, इन दोनों पे न्यूमेरिकल से बनेंगे। लेकिन बाकी जो भी पढ़ा है ना मैंने, वो थ्योरेटिकली है, और पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो ये दिस रिलेशन इज ट्रू, दिस रिलेशन इज ट्रू। बस ये रिलेशन के लिए पढ़ाया गया है, रिश्तों के लिए पढ़ाया गया। समझ में आया इतना? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नहीं। अब ये जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी, छाप लो एक बार इसको पूरा, ठीक है। आगे देखो, ये जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पढ़ा ना, इसका एप्लीकेशन बहुत है केमिस्ट्री में, इसका एप्लीकेशन मेटलर्जी में भी है। मेटलर्जी में जब किसी मेटल के ऑक्साइड से में मेटल को रिड्यूस करके आइसोलेटेड मेटल ऑब्टेंड करना होता, मतलब मेटल को रिड्यूस करना होता, उसके ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट उस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल को फ्री कर सकता है, तो डेल्टा जी नॉट का यूज़ आता है मेटलर्जी में काफ़ी। एलिंघम डायग्राम आप पढ़ेंगे मेटलर्जी में, वहाँ गिब्स फ्री एनर्जी का काफ़ी यूज़ है, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ है कि फाइंड करो कि फला डिस्प्रपोर्शनेशन इज़ फीजिबल कि नको फीजिबल, फला रिएक्शन इज़ फीजिबल कि नको फीजिबल, तो डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव आ गया तो वो रिएक्शन या वो डिस्प्रपोर्शनेशन फीजिबल होता है। तो ऐसे इसका एक एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन खत्म हो गया, लास्ट पॉइंट है, फिर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। एक ही एप्लीकेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड दैट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। नाम में ही समझ में आ रहा है, कपलिंग रिएक्शन मतलब दो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कपल कर देते हैं, बांध देते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक ना होने वाली चीज़ को
ना होने वाली चीज़ मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक होने वाली चीज़ के साथ कपल्ड कर देते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ कपल कर देते हैं। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ कपल कर देते हैं। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, वो भी हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को होना नहीं चाहिए, लेकिन जब उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ कपल कर दिया जाता है तो वो भी ऑकर कर जाता है। वो भी क्या कर जाता है? ऑकर कर जाता है। तो और लैंग्वेज में समझो, एक ना होने वाली चीज़ को जब होने वाली चीज़ में के साथ कपल कर दिया जाता है तो ना होने वाली चीज़ भी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। समझ में आया? एक लड़का सड़क के किनारे खड़ा है, नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, नहीं चल रहा है, पैर नहीं है मतलब वो मन नहीं उसका चलने का। बगल में एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अब दौड़ता हुआ लड़का आया तो वो तो दौड़ रहा है ना, तो दौड़ते हुए लड़के ने ना दौड़ते हुए लड़के का कॉलर पकड़ के दौड़ने लगा। तो जो लड़का नहीं दौड़ रहा है तो वो भी दौड़ने लगा। जो दौड़ रहा है वो तो दौड़ ही रहा है, लेकिन जो दौड़ रहा है वो ना दौड़ने वाले के साथ जब कपल हो गया तो ना दौड़ने वाला भी दौड़ने लगा। समझे क्या बोला मैंने? बस यही कपलिंग रिएक्शन है। समझा कि नहीं समझा? तो व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन? अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कपल्ड अ नॉन spontaneous reaction is coupled with the spontaneous reaction to make it happen. जैसे कि कहीं पर लिखा है कि ए बी में ए टू बी और इसका डेल्टा जी जो है, क्या डेल्टा जी या स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब फ्री है कुछ भी लिखने के लिए, वो तो क्वेश्चन खुद ही देगा। डेल्टा जी नॉट प्लस 100 किलो जूल है। अब एक बात बताओ, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है ना, तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। मतलब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही, ए बी में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है। तो इसको मैंने एक ऐसी रिएक्शन के साथ कपल कर दिया जो हो रही थी। कैसे हो रही थी? ये वैल्यू गिवन है, इसका डेल्टा जी नॉट निगेटिव है, मतलब बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ जब कपल कर दिया गया तो भी रिएक्शन हुई, बी टू सी बना, ए टू बी, ए टू सी बना, ए टू सी बना। ए टू सी तभी बनेगा जब पहले ए टू बी बनेगा फिर बी टू सी बनेगा। अब ऐसा कैसे पता चला? जब दोनों रिएक्शन को तुमने जोड़ दिया, कपल कर दिया, तो इनको भी जोड़ दो। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -50 किलो जूल। डेल्टा जी नॉट कैसा है? नेगेटिव है, मतलब ए टू सी कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। ए टू सी स्पॉन्टेनियस है, ए टू सी होगा, और अगर ए टू सी होगा तो ए टू बी भी होगा, अदरवाइज ए टू सी नहीं बन सकता। ए टू बी होगा तभी बी टू सी आएगा। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ कपल कर दिया गया ताकि वो भी हो जाए, ताकि वो भी हो जाए। अगर ये पॉजिटिव हो जाता, अगर ये पॉजिटिव आता तो ये नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, ये रिएक्शन भी नहीं होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, बहुत नहीं, फिर बहुत में फिर हम मेटलर्जी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक आधा और देख लो। जैसे कि मैं बात करूं इसकी, Fe2O3 है, ये रिड्यूस होता है 2Fe प्लस 3/2O2, और इसका डेल्टा जी नॉट जो है वो 742.2 किलो जूल है। ये डेटा लिखा है मेरे पास। अब बताओ, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है ना, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों होगी यार? फेरिक ऑक्साइड है, क्यों अपने आप वो रिड्यूस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मन नहीं उसका होने का, नहीं होगा। तो इसको एक ऐसी रिएक्शन के साथ कपल कर दिया गया जो हो रही थी, मतलब CO प्लस 3/2O2, दिस 3CO, तो ये टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3CO2, दो दो कैंसिल, 6, 3CO2। इसका डेल्टा जी नॉट जो था वो है माइनस तो होना ही चाहिए, 771, इससे बड़ा भी होना चाहिए, 0.6 किलो जूल। अब इसका डेल्टा जी नॉट निगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ CO Fe2O3 अपने आप तो रिड्यूस नहीं होगा, तो कहता है बताओ CO Fe2O3 को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये रिएक्शन अपने आप तो नहीं हो रही, तो बोल रहा बताओ ये इसको करा सकता है कि नहीं करा सकता? दोनों को कपल कर दो। क्या आया? ये Fe2O3 प्लस 3CO, फॉर्मेशन हुआ 2Fe
प्लस 3CO2, दोनों को जोड़ दिया तो इनको भी जोड़ दो। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये छोटा ये बड़ा, माइनस टाइम्स कितना है 29.4। ये सब्सट्रैक्शन अगर गलत हो तो भी देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्यों? क्योंकि मुझे बस माइनस से मतलब है। 29.4 किलो जूल। डेल्टा जी नॉट निगेटिव आया। डेल्टा जी नॉट कैसा आया? नेगेटिव। मतलब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब होगा ये। अगर ये प्रोसेस होगा मतलब CO विल रेड्यूस Fe2O3, CO विल रिड्यूस Fe2O3। बस खत्म हो गया, यही कपलिंग रिएक्शन है। अब अगर और ज़्यादा जाएंगे तो फिर मेटलर्जी चालू होगी, वहाँ की कहानी अभी आप जानते नहीं। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं आता कि नहीं? जिसका अगर यहाँ पर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया गया तो डेल्टा जी नॉट निकाल लो। जहाँ का डेल्टा जी नॉट ज़्यादा निगेटिव आएगा वही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर वही बेस्ट रिड्यूसिंग, CO इसको रिड्यूस कर रहा है, हाँ डेल्टा जी नॉट निगेटिव। अगर यहाँ पर C लिखा होता, उस C प्लस O2 CO2, O2 कैंसिल, तो उसका भी डेल्टा जी निकालता मैं, डेल्टा जी नॉट। अगर वो मोर निगेटिव आ गया होता तो मैं कहता कि कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन CO। और अगर ये ज़्यादा है वो कम आ गया होता तो फिर भिंडी आई भिंडी, नहीं लेना। अगर क्या बोल रहा, हाँ CO रिड्यूस करेगा। अगर यहाँ C होता तो भी ये वैल्यू बदल जाती, तो ये भी बदल जाती। अगर C होने से वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आ जाती तो मैं कहता कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आई तो मैं बोलूँगा CO इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे। तो कपलिंग रिएक्शन क्या रिएक्शन होती है? कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? इसमें एक ना होने वाली चीज़ को होने वाली चीज़ के साथ कपल कर देते तो ना होने वाली चीज़ भी हो जाती है। A to B नहीं हो रहा था लेकिन होने वाली चीज़ के साथ कपल कर दिया, होने लगी। ये रिड्यूस नहीं हो रहा था, क्यों हो रहा? नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कपल कर दिया जाएगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। क्लियर? तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज खत्म हुआ बेटा आज के लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर पे इस पर एग्जाम्पल लूँगा मैं, और फिर शायद किरचॉफ्स लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाना बाकी है। सिर्फ 2 ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, किरचॉफ लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्लियर हो गया? तो अभी के लिए इतना ही। क्लास ओवर। गुड लक, पढ़ाई करते रहो। भारत माता की जय।